आघाड़ी जमीन पर लड़ती क्यों नजर नहीं आई आपको? नहीं, महायुति वही तो है ना। राहुल गांधी आए, 2-3 सभाएं की और चले गए। प्रियंका गांधी के 2-3 रोड शो हुए। लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ता को मोटिवेट होना चाहिए, जो नेता है, लोकल लीडर नेता जो है, उनको मोटिवेट होकर चुनाव लड़ना चाहिए। ये हमेशा होता है कांग्रेस के साथ। लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दिया। मैं इसका क्विक रिएक्शन एक बार पंकज श्रीवास्तव जी से ले लेती हूँ, फिर मोहित बख्शी का रुख करूंगी। पंकज जी, आप उस तरह से दिखाई नहीं, भले ही आप सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हो, भले ही आप एक बड़े भाई की भूमिका में रहे हो, भले ही नाना पटोले जो कि पीछे चल रहे हैं फिलहाल, जो रुझान अभी आ रहे हैं सामने, जो ये कहते हुए नजर आए हो कि कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनेगी महाराष्ट्र में आपकी, लेकिन ऐसा कुछ या उस तरह से लड़ते आप दिखाई नहीं दिए जैसे आपके बाकी सहयोगी। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप अपनी ही बात जो कह रही हैं और जो रिजल्ट है आपके सामने, वो दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। हमने लोकसभा में भी कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सीटें जीती और अभी भी आपके जो टैली चल रही है उसमें कांग्रेस सबसे आगे है। अगर आप पूरे उसमें देखिए हमारा जो इंडिया गठबंधन के जितने भी घटक हैं, तो अगर कांग्रेस के लोग नहीं लड़ रहे हैं, नहीं बूथ पे ले जा रहे हैं, तो ये रिजल्ट कैसे आ रहा है? मेरा ख्याल है कि कम से कम हमें तथ्यों को, मतलब ठीक है आपकी कोई भावना हो सकती है, शायद आप कोई गलत टैली देख रहे हैं। मैं आपको दुरुस्त कर देता हूं। 288 सीटों में से 178 सीटों के शुरुआती रुझान सामने आ रहे हैं। बीजेपी का जो गठबंधन है वो 60 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, शिवसेना 27 सीटों पर, एनसीपी 18 सीटों पर, कांग्रेस पार्टी 41 सीटों पर आगे चल रही है, 41 सीटों पर। और कांग्रेस पार्टी के जो सहयोगी हैं उनकी संख्या और कम है। तो 41 और 60 अगर कांग्रेस बनाम बीजेपी की बात करें तो पंकज जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। नहीं तो मैं आपने नहीं अनुराग, आपने मेरी बात इसका मतलब सुनी नहीं जी। मैंने बहुत स्पष्ट कहा कि इंडिया गठबंधन में सबसे आगे कांग्रेस है। हाँ, ये ठीक, मैंने ये कहा भाई, ठीक बात। मतलब आप अगर ये कह रहे हैं कि एनसीपी लड़ रही थी, है ना, ये मैंने पहले ही कहा, आपने ध्यान नहीं दिया। हो सकता है सबसे ज्यादा सीटों पर लड़ रहे हैं ना, तो ये मैंने लेकर आएंगे क्या? ये मैंने पहले ही कहा। अरे तो भाई, ओहो, मैं देखिए यहाँ बहस क्या है? बहस ये है कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ विचार की बात करती है, आके भाषण देकर चली जाती है और लड़ती नहीं है जमीन पे। मैं इसकी बात कर रहा हूं। बाकी ठीक है, जो रिजल्ट आएगा वो स्वीकार होगा सबको, हमको भी, आपको। और मुझे नहीं लगता कि विचार से बड़ी कोई चीज होती है। आप लोगों को क्या घर से पकड़कर बिना किसी वैचारिक प्रेरणा के ले जाके वोट डलवा देंगे? मुझे नहीं लगता कि ऐसा होता है। और इसलिए मैंने साहू जी महाराज की बात की, इसीलिए मैंने छत्रपति शिवाजी की बात की, इसीलिए मैंने ज्योतिबा फुले की बात की। जो लोग इस देश को संविधान के हिसाब से डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, वो कभी भी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाएंगे। चाहे उनके घर पे आप जाके कोई इम्पाला कार लगा दीजिए या जो भी आज की बड़ी कार होती हो, और कहीं हम आपको लेने आए हैं इसलिए आप। पंकज जी इनके साथ जो बात पंकज जी कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि देखिए हम जो गठबंधन के लोग लड़ रहे हैं उसमें कांग्रेस पार्टी 102 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, हम 48 सीटों पर आगे चल रहे हैं। शिवसेना उद्धव ठाकरे का गुट 94 सीटों पर लड़ रहा है, अब वो लगभग 20 के आसपास सीटों पर आगे चल रहा है। तो हम अपने गठबंधन में सबसे आगे, अगर हम जमीन पर ना लड़ रहे होते तो ये कैसे संभव हो पाता? पंकज जी तो स्पोक्स पर्सन है, उनको डिफेंड करना ही होगा। बोलते हैं पत्रकार भी रहे, हाँ रहे हैं, मुझे मालूम है, हमारे पुराने सहयोगी रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए आज कांग्रेस को यह कहना पड़ रहा है, देश की सबसे पुरानी पार्टी और गांधी नेहरू की पार्टी, आज उसको यह कहना पड़ रहा है कि देखिए भाई अपने गठबंधन में हम सबसे आगे हैं। अरे आप नेशनल पार्टी है, आपको गिरे दिनों में 14 करोड़ वोट मिले हैं लोकसभा में। आप इस समय भी अच्छे खासे करीब 22% आपको वोट देश में मिल रहे हैं। तो हमें लगता है कि आप इतना अपने को नीचे न रेट करें कि गठबंधन में आप सबसे आगे हैं। अरे उसमें तो होना ही है, आप रीजनल पार्टी के मुकाबले आगे हैं, पैन इंडियन प्रेजेंस है आपका, तो ये कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन ये बात जरूर है कि इसे आप स्वीकार करिए कि कैडर स्ट्रक्चर नहीं बनाया पार्टी ने, आज उसका नुकसान हो रहा है। बहुत अच्छा किया राहुल गांधी ने और एक गैल्वेनाइज किया समाज को, लेकिन कैडर पार्टी का ना होने की वजह से अभी भी आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, कैडर, ये दो अगर आप नहीं देंगे तो आपको दिक्कत हो। जी पंकज जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बाकी मुद्दों पर आगे जाएंगे, बाकी पैनलिस्ट के पास जाएंगे, आप अपनी बात कहिए पंकज जी। मैं बस इतना कह रहा हूं कि जो इनके सर कह रहे हैं उसमें कोई मेरा विवाद नहीं है, उसमें बहुत सी कमियां हो सकती हैं, लेकिन अभी जो सवाल था कि
कि जो आपके पत्रकार महोदय कह रहे थे कि कांग्रेस लड़ती नहीं नजर आई, मैं बस उस पर बात कर रहा हूं। कांग्रेस इस देश में न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर लड़ रही है, बल्कि विपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो एक वैचारिक संघर्ष और नैरेटिव के निर्माण की बात है, वो कांग्रेस पार्टी सबसे आगे बढ़कर कर रही है। मैं सिर्फ एक खास कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहा था, जो सज्जन हमारे वहां पर खड़े हैं पत्रकार महोदय, वो कह रहे कांग्रेस लड़ती नहीं नजर आ रही। मैं बस उतनी सीमित बात पे इसको कह रहा था। बाकी इनके सब जो कह रहे हैं वो हमारे लिए भी सोचने की बात है कि एक राष्ट्रीय स्तर की इतनी बड़ी पार्टी को अगर कैडर पे आपको लगता है कि कैडर नहीं, और हम कहें कि भी है, लेकिन आप पंकज जी माफ कीजिए, आपको रोक रहे हैं। उत्तर प्रदेश से कुछ बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। वहां पर उपचुनाव के जो रुझान है वहां सामने आ गए। 9 सीटों पर आपको फटाफट से बता दें, करहल से समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है। यहाँ 9 सीटों में से आपको बता दें कि 6 सीटों पर अब तक ये दिखाई दे रहा था कि बीजेपी आगे चल रही है और 3 पर पीछे चल रही है, 3 पर आगे चल रही है समाजवादी पार्टी। इधर करहल से अगर बात करें तो स्थिति बदल गई है। अब 9 में से 8 सीटों पर बीजेपी आगे, 1 पर सपा। बिल्कुल स्थिति बदल गई और शायद यही कारण है कि अखिलेश यादव इतना एग्रेसिवली बोलते हुए नजर आ रहे थे। उनको ये लग रहा था कि उनका जो पीडीए है, लेकिन मानी करहल से अखिलेश के गढ़ से भी देखिए, जहां पर वो कह रहे थे वहां से भी अगर समाजवादी पार्टी पीछे चल रही है तो ये बहुत बड़ी खबर है। आलोक पांडे हमारे सहयोगी जुड़ गए। आलोक पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। आलोक, करहल से तेज प्रताप पीछे चल रहे हैं, ये तो गढ़ है समाजवादी पार्टी का। बिल्कुल देखिए, करहल में पीछे जाने का ही मतलब अपने आप में है कि वो एक बहुत ही चौंकाने वाला रुझान सामने आ रहा है। 9 सीटों के इन उपचुनाव को लेकर के करहल में जिस तरीके से पीछे समाजवादी पार्टी हुई है, अपने आप में इस वक्त की बहुत बड़ी खबर है। करहल माना ही जाता है कि सैफई परिवार की सीट है, समाजवादी पार्टी की सीट है। जो भी सपा से वहां लड़ता है वो जीतता आया है, उसका 99% यही इतिहास रहा है। लेकिन करहल में अगर पीछे हो गई है रुझानों में, तो अपने आप में एक बड़ी खबर है। इन 9 सीटों में सबसे अगर महत्वपूर्ण या हॉट सीट मानी जाती रही है तो अखिलेश यादव वहां के विधायक रहे हैं और सांसद होने के बाद उन्होंने सीट छोड़ी और ये उपचुनाव हो रहा है। तो अपने आप वो अखिलेश यादव जो 9 सीटों पर चुनावी सभाएं कर रहे थे, अपनी ही सीट पर इस वक्त पीछे हो गए हैं उनके प्रत्याशी। तो अपने आप समझ में आ रहा है कि 9 सीटों में भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कितना कंफर्टेबल महसूस कर रही है। रुझान पहले से ही जो सुबह से आना शुरू हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर अपने आप में अच्छा महसूस कर रही होगी। कहते हैं कि वेल बिगिन इज हाफ डन, शुरुआत अच्छा होता है तो अंत भी अच्छा होता है। लेकिन अब देखना है कि रुझान परिणामों तक में कैसे जाते हैं। ये जरूर हमें 10 साढ़े 10 एक ऐसा समय होता है जहां पे लगभग तय होने लगता है। ये अब नहीं कह सकते हैं आप आलोक पांडे, क्योंकि पिछली बार जब हमने जिस तरह से देखा, हमने हरियाणा में देखा कि किस तरह से एकदम पलट गया पूरा मामला, तो हम ये नहीं कह सकते कि 10 साढ़े 10 या 11 बजे तक पिक्चर कुछ क्लियर होगी। लेकिन ठीक है, अगर उपचुनाव की बात करें तो ये तो कहा भी जाता है ना कि सरकार का होता है, मैनेज भी करा लेती है। बिल्कुल। लेकिन महाराष्ट्र में 200 सीटों का रुझान अब तक आ चुका है। 61 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 28 सीटों पर शिवसेना और जो उनकी सहयोगी है एनसीपी, वो 18 सीटों पर आगे चल रही है। ये हम शुरुआती रुझान आपको दिखा रहे हैं। महाविकास आघाड़ी 93 सीटों पर आगे चल रही है। विलास अठावले हमारे सहयोगी मुंबई से लगातार हमारे साथ बने हुए। विलास, क्या कुछ इनपुट आपके पास है वो बताइएगा, और सबसे ज्यादा दिलचस्प लड़ाई किस सीट पर है? बारामती पर, वर्ली पर, या कोई और सीट जो हमारी नजर में ना आ रही? माहिम, विलास। देखिए अनुराग, पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता है उनको ये पूछना चाहिए कि लाडली बहन योजना को उन्होंने क्या काउंटर किया। कोई काउंटर दिखा नहीं। हाँ, ये बिल्कुल है कि 2014 के बाद महाराष्ट्र में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीजेपी के खिलाफ एक वातावरण था, वो लोकसभा में काम आया। लेकिन वो जो वातावरण ये विधानसभा में आ सकता है क्या नहीं। अभी अपडेट ये है कि जो मैंने बताया था, नासिक से महायुति जो है वो आगे चल रहे हैं। वहाँ बारामती में जो है वो अजित पवार पोस्टल बैलेट पे पीछे पड़ गए। लेकिन सबसे कांटे की टक्कर, यानी सबसे लड़ाई अगर देखी जाए तो वो है आदित्य ठाकरे, अमित ठाकरे और शरद पवार। क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति ठाकरे परिवार और पवार परिवार की इर्द गिर्द घूमती रही है।
जैसे बहुत बार ये कहा गया है कि मराठा राजनीति जो है वो शरद पवार ने अपने हाथ में रखी थी पिछले, कांग्रेस से लेकर फिर कांग्रेस छोड़कर वो पुलोद बनाया, उसके बाद पुलोद के बाद फिर कांग्रेस में जुड़ गए 84 में राजीव गांधी के साथ। वो जो राजनीति अब आप देखेंगे तो पवार की राजनीति अभी भी कायम है। ये पवार की राजनीति योगेंद्र पवार और रोहित पवार के हाथ में देना चाहते हैं। सुप्रिया सुले का नाम लोकसभा में था, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में रोहित पवार को प्रमोट करने का काम शरद पवार कर रहे हैं अजित पवार के खिलाफ। आदित्य ठाकरे इस वक्त बहुत ही अलग मोड में है। इसका एक ही 30 सेकंड में खत्म करता हूं कि आदित्य ठाकरे ये कितना चलेंगे ये तय करेगा वर्ली विधानसभा। इसका कारण ये है कि वर्ली विधानसभा ये मराठी बेल्ट है, वहां मिक्स जो कम्युनिटी है उसको अगर देखेंगे आदित्य ठाकरे